नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। बिहार की स्थिति को यदि आप समझना चाहेंगे तो आपको दो तरह के सुर सुनाई पड़ेंगे। एक तो ये कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ऐसा सरकार कहती है। वहीं दूसरी तरफ जब आप आम लोगों से बातचीत करते हैं, ग्राउंड पर जाते हैं, तो लोग आपको बताते हैं कि बहुत बेरोजगारी है, गरीबी है, बदहाली है, अपराध बहुत बढ़ा हुआ है। एक हद तक आपको ये बातें सही लगेंगी कि बिहार में इस तरह की स्थिति है, मगर ये स्थिति क्यों है, इसके लिए क्या वर्तमान सरकार या पिछले की सरकारें ही जिम्मेवार हैं? ऐसा नहीं है। इसके लिए एक हद तक बिहार की जनता भी जिम्मेवार है, क्योंकि बिहार की जनता जिस तरह के लोगों को एक लंबे समय से चुनते आ रही है प्रतिनिधि के तौर पर, वो सबसे बड़ी गड़बड़ी है। एक तरफ पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव जीतने के लिए बाहुबलियों को, अपराधियों को टिकट तो देती ही हैं, दूसरी तरफ जनता भी उन्हें स्वीकार कर लेती है। ये एक बड़ा कारण है बिहार की बदहाली का, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। बिहार में पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की तरह राजनीति और अपराध का बड़ा पुराना नाता रहा है। चुनाव जीतने के लिए नेताओं ने पहले अपराधियों का भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन जब इन अपराधियों को ये बात समझ में आ गई कि वे जब हमारी बदौलत माननीय बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं, तब वो सीधे ही लोकतंत्र के अखाड़े में कूद पड़े। जाति धर्म जैसे बड़े फैक्टर्स पर राजनीति के निर्भर होने के कारण इनकी राह आसान हो गई और फिर वो लोकसभा और विधानसभा में बड़ी संख्या में पहुंच गए। धन और बाहुबल के दम पर सरकार बनाने और बिगाड़ने में इन बाहुबलियों का खासा योगदान रहा। शायद यही वजह है कि राज्य की किसी भी पार्टी को इनसे परहेज नहीं रहा। चुनाव के पूर्व पार्टियां भले ही आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को टिकट ना देने का राग आलापती रहें, लेकिन ऐन मौके पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्रत्याशी बनाने से कोई गुरेज नहीं करती। 80 के दशक में बिहार की राजनीति में वीरेंद्र सिंह महोबिया और काली पांडे जैसे बाहुबलियों का प्रवेश हुआ, जो 90 के दशक के अंत तक चरम पर पहुंच गया। इनमें प्रभुनाथ सिंह, सूरजभान सिंह, पप्पू यादव, मोहम्मद शहाबुद्दीन, रामा सिंह और आनंद मोहन तो लोकसभा पहुंचने में कामयाब रहे, जबकि अनंत सिंह, सुरेंद्र यादव, राजन तिवारी, अमरेंद्र पांडे, सुनील पांडे, धूमल सिंह, रणवीर यादव, मुन्ना शुक्ला और भी न जाने कितने ऐसे अपराधी विधायक और विधान पार्षद बन गए। यह वह दौर था जब बिहार में चुनाव रक्त रंजित हुआ करता था। इस दौर में यह कहना मुश्किल था कि पता नहीं कौन अपराधी कब माननीय बन जाए। 2005 में बिहार में लालू राज का अंत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि इसके साथ ही बिहार की राजनीति से आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों का खात्मा हो गया हो। इसके बाद भी हुए विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए सभी दलों ने इनका सहारा लिया। राज्य का शायद ही कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा होगा जहां पर कोई दबंग चुनाव को प्रभावित ना कर रहा हो। यही वजह है कि पार्टियां अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए इन स्थानीय दबंगों और उनके रिश्तेदारों को अपना उम्मीदवार बनाने से परहेज नहीं करती हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में 3058 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिनमें 986 दागी थे। वहीं 2015 के चुनाव में 3450 प्रत्याशियों में से आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों की संख्या 1038 यानी कि 30% थी। 243 जीते हुए विधायकों में से 241 की चुनावी हलफनामों के विश्लेषण में एडीआर ने पाया कि आपराधिक मामलों वाले विधायकों की संख्या 2015 में 142 से बढ़कर 2020 में 163 हो गई। ऐसा नहीं है कि राजनीति में बाहुबलियों के बढ़ते दखल से पहले की सरकारें अवगत नहीं थी और इसे रोकने के प्रयास नहीं किए गए हों। 1993 में बोहरा कमेटी की रिपोर्ट और 2002 में बने राष्ट्रीय आयोग NCRWUL ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि देश की राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की संख्या बढ़ रही है, जिसे नियंत्रित करना जरूरी है। चुनाव सुधार के लिए किए गए प्रयासों की कड़ी में 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा था, राज्य की विधानसभाओं या नगर निगम के चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी
शैक्षणिक, वित्तीय और आपराधिक पृष्ठभूमि यदि कुछ हो तो उसकी घोषणा करनी होगी। जबकि 2005 के एक फैसले में सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि सांसद या विधायक को अदालत द्वारा दोषी पाए जाने पर चुनाव लड़ने के अयोग्य माना जाएगा और उसे 2 साल से कम की सजा नहीं दी जाएगी। वहीं 2017 के एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं पर चल रहे आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का आदेश दिया था। इन सब के बावजूद हमें यह समझने की जरूरत है कि किसी भी लोकतंत्र की तरह भारतीय लोकतंत्र की असली ताकत जनता है और जनता को यह निर्णय लेना होगा कि उसका प्रतिनिधि कैसा हो। जी हाँ, आम जनता को जाति धर्म से ऊपर उठकर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या इनसे जुड़े प्रत्याशियों का बहिष्कार करना होगा।